हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था केमिस्ट्री के बारे में। हमने बेसिक नॉलेज गेन की थी कि केमिस्ट्री क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसका स्कोप क्या और उसका नेगेटिव रोल क्या है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मैटर की क्लासिफिकेशन, और उसके बाद हम कुछ चीज़ें पढ़ेंगे बेसिक जो है हम एटम और मॉलिक्यूल के बारे में। तो सबसे पहले आते हैं मैटर। मैटर क्या है? लास्ट वीडियो में भी वर्ड आया था मैटर, तो तब मैंने आपको कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो बेसिकली जो भी चीज़ें हमारे आसपास प्रेजेंट हैं, जिनको हम फील कर सकते हैं हमारी किसी भी सेंस ऑर्गन के साथ, चाहे वो साइट हो, चाहे वो हियरिंग हो, चाहे वो टच हो, चाहे वो स्मेल हो या फिर टेस्ट हो। अगर हम पांचों सेंस ऑर्गन्स में से किसी भी सेंस ऑर्गन से उसको फील कर सकते हैं तो दैट इज़ मैटर। या फिर और मैटर जो होता है वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है और उसका कुछ ना कुछ मास भी होता है। इनफैक्ट अगर हम देखें तो हमारा ये जो पूरा यूनिवर्स है वो सिर्फ़ और सिर्फ दो चीज़ों से बना है, मास एंड एनर्जी। सिर्फ दो चीज़ों से बना है, मास, क्योंकि उसको मास कह रही हूँ, मैटर एंड एनर्जी। मैटर की हमने बात कर ली कि मैटर को हम फील कर सकते हैं, स्पेस ऑक्यूपाई करेगा वो कुछ ना कुछ, और हम उसका कुछ ना कुछ मास होगा, है ना। जबकि एनर्जी जो है उसको ना तो हम फील कर सकते हैं, ना उसका कुछ मास है, और ना ही वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई करती है। ठीक है, तो अगर हम मैटर के एग्जाम्पल्स की बात करें तो क्योंकि हमारी पूरी यूनिवर्स सिर्फ दो चीज़ों से बनी है तो इसके न्यूमरेबल एग्जाम्पल्स हैं। ये जो मेरे हाथ में पेन है, ये एक एग्जाम्पल है मैटर का। ठीक है, ऑयल है, कोई भी टाइप का ऑयल मैटर है। बुक है जिसमें हम पढ़ाई करते हैं, या नोट्स जिसमें मैं लिख रही हूँ, ये भी मैटर है। या फिर मिल्क, दूध हम पीते हैं, वो भी मैटर है। फ़ोन हमारे हाथ में 24 घंटे रहता है, मैटर है। सब कुछ मैटर है। न्यूमरेबल एग्जांपल्स हैं इसके, इनन्यूमरेबल एग्जांपल्स हैं, अनकाउंटेबल एग्जांपल्स हैं मैटर के। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसकी क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन जो है हम इसकी दो तरीक़ों से कर सकते हैं। एक तो हम कर सकते हैं इसकी फ़िज़िकल क्लासिफिकेशन, और एक कर सकते हैं हम इसकी केमिकल क्लासिफिकेशन। फ़िज़िकल क्लासिफिकेशन में क्या है कि हम रूम टेम्परेचर पे, और जो हमारी हम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेते हैं, जो भी हमारी स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं, उस पे उन कंडीशंस में कोई भी मैटर किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है वो होता है फ़िज़िकल क्लासिफिकेशन। उसको हम फ़िज़िकल क्लासिफिकेशन में देखेंगे, उसके बेसिस में हम फ़िज़िकल क्लासिफिकेशन करेंगे। और केमिकल क्लासिफिकेशन में हम देखेंगे कि उसकी कॉम्पोजिशन कैसी है, उसकी प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं, यानी कि अगर हम उसकी कोई केमिकल रिएक्शन करवाते हैं तो वो कैसे रिस्पॉन्स देगा, रिस्पॉन्ड करेगा, उसके बेसिस पर होगी हमारी केमिकल क्लासिफिकेशन। पहले हम कर लेते हैं फ़िज़िकल क्लासिफिकेशन। फ़िज़िकल क्लासिफिकेशन क्या है, हम 3 क्लासेस में डिवाइड करते हैं मैटर को, सॉलिड, लिक्विड और गैस। जो हमारी स्टेट्स ऑफ मैटर है, जो हम बचपन से, जब से हमने साइंस पढ़ने स्टार्ट किया तब से पढ़ते आ रहे हैं, और हमें ये भी पता है कि सॉलिड, लिक्विड, गैस क्या है। सॉलिड क्या हो गया, जब भी कोई भी मैटर है जिसकी रूम टेम्परेचर पे, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, स्टैंडर्ड कंडीशंस पे एक डेफिनेट वॉल्यूम है, एक डेफिनेट शेप है, वो हो गया हमारा सॉलिड। ठीक है, लिक्विड है,
लिक्विड की डेफिनेट वॉल्यूम तो होगी बट डेफिनेट शेप नहीं होती लिक्विड की, हमें पता है। एग्ज़ाम्पल ले लो, सॉलिड का आप एग्ज़ाम्पल ले सकते हो वुड, ठीक है। ये जो हमने पेन की बात की थी ये भी सॉलिड में आ जाएगा, ठीक है। लिक्विड का आप एग्ज़ाम्पल लो, लिक्विड के एग्ज़ाम्पल में आप लिख सकते हो कुछ भी, जैसे कि अल्कोहल। आजकल तो अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र्स बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, तो बहुत इजीली आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। अल्कोहल लिक्विड में आता है ना सैनिटाइज़र, ठीक है। ऊपर हमने मिल्क की बात की थी, ये भी लिक्विड में आता है, ठीक है। ऑयल, ऑयल की बात की थी हमने, वो भी लिक्विड में आता है। तो ये सब जो है लिक्विड आ जाएंगे, इनकी डेफिनेट वॉल्यूम तो है बट डेफिनेट शेप तो नहीं होती ना। आप जिस भी जार में इनको डाल दोगे ये उसी की शेप ले लेंगी। अब गैस की बात करते हैं। गैस जो है इसकी तो ना ही डेफिनेट शेप है और ना ही डेफिनेट वॉल्यूम है, क्योंकि गैस का भी हमें पता है, जैसे हमारे पास एग्जांपल है एयर, हमारे हर जगह है एयर, हमारे आस पास हर टाइम प्रेजेंट रहती है, बट इसकी कोई वॉल्यूम है नहीं है, शेप है नहीं है, जहाँ पर भी होगी उसी शेप में एग्जिस्ट करेगी, है ना, ठीक है। और एग्जांपल ले लो इसका, हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में होता है, ऑक्सीजन जिसके कारण हम जिंदा हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ठीक है। CO2 ये भी गैस है। तो ये सब जो है गैसेस है जो कि हमारे आसपास प्रेजेंट है, कोई इसके पास डेफिनेट शेप नहीं है, कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि क्यों नहीं है इनके पास कोई डेफिनेट शेप, कोई डेफिनेट वॉल्यूम, किसी के पास है किसी के पास नहीं है, ऐसा क्यों? ये सब है पैकिंग के कारण। इनकी पैकिंग कैसी है? जो सॉलिड के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं हम देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं सॉलिड के, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं सॉलिड के। अगर हम देखें तो सॉलिड के आप देखोगे कि बहुत क्लोजली पैक्ड है, ऐसे पैक्ड है, ठीक है। लिक्विड की बात करोगे, लिक्विड के दूर दूर है, कोई डेफिनेट वॉल्यूम तो है नहीं, तो आप इसको एक बीकर में शो करो, कोई शेप अगर शो कर रहे हो तो, ठीक है। गैस है, गैस के तो बहुत ही ज़्यादा दूर दूर है, लिक्विड के इतने दूर है तो गैस के तो इतने दूर होंगे, बहुत ही ज़्यादा स्पेस है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज़्यादा है गैस में तो, है ना। तो इन्हीं के बेसिस पे इसकी ना कोई डेफिनेट वॉल्यूम है ना कोई डेफिनेट शेप है। इसकी वॉल्यूम तो है बट शेप नहीं है, और इसकी वॉल्यूम भी है, वॉल्यूम है शेप नहीं है, इसकी वॉल्यूम भी है और शेप भी है सॉलिड की, इसलिए हमें इसको कंटेनर में बंद करके दिखाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। अब ये जो तीनों स्टेट्स है ना ये इंटर कन्वर्टिबल भी है। अगर हम सॉलिड को हीट करेंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, चाहे किसी भी मैटर का सॉलिड है, चाहे कि कुछ भी है। अब लिक्विड को हीट करेंगे तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, और एक इसको कहेंगे सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना, लिक्विफिकेशन, ठीक है। लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करना, वेपराइजेशन। अब ये भी है कि एक तो हो गए, हम कुछ कभी कभी कुछ वेपर्स वर्ड भी यूज़ करते हैं, तो उसका क्या मतलब है, गैस और वेपर में क्या डिफरेंस है? देखो, जो चीज़, जो मैटर तो स्टैंडर्ड कंडीशंस में ही गैसेस फॉर्म में प्रेजेंट है वो तो हो जाएगा गैस, बट अगर किसी लिक्विड को हम हीट करके उसको गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, तो जो उसकी गैसियस फॉर्म होगी ना उसको हम गैस नहीं कहेंगे, उसको हम कहेंगे वेपर्स। जैसे कि वाटर है,
वाटर लिक्विड है रूम स्टैंडर्ड कंडीशंस में, तो हीट करेंगे तो वो वाटर वेपर्स हम उसको कहते हैं, वाटर गैस नहीं कहते हम उसको, ठीक है। इन द सेम वे गैस को अगर आप कूल कर दोगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, इसके जो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस है वो कम हो जाएगा, और लिक्विड को हीट करोगे कूल करोगे तो वो सॉलिड हो जाएगा, बिल्कुल चिपक जाएंगे पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ। अब एक ये भी होता है कि सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाती है चीज़, उसको हम कह देते हैं सब्लिमेशन, ठीक है। गैस से लिक्विड बना, लिक्विफिकेशन हो गई फिर से, ठीक है। लिक्विड से सॉलिड बना, वो हो जाती है सॉलिडिफिकेशन। सॉलिड से गैस बन रही है तो दैट इज सब्लिमेशन। अब उसके बाद हम बात करते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन की। केमिकल क्लासिफिकेशन में क्या है, हमारे पास दो में हम डिवाइड करते हैं, होमोजीनस और हेट्रोजीनस। पहले भी बात की थी कि हम इसमें कॉम्पोजिशन और प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। अगर तो एक मैटर की कॉम्पोजिशन और उसकी प्रॉपर्टीज़ थ्रू आउट द मैटर यूनिफॉर्म है तो उसको हम कहते हैं होमोजीनस, दैट इज़ कॉल्ड होमोजीनस। और अगर उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है या कॉम्पोजिशन है अलग है, एक ही मतलब मैटर एक ही है, सपोज बीकर में हमारे पास कुछ ना कुछ एक मैटर है, उसका ये है ना, कुछ भी है उसमें, तो उसका अगर हम इतना पार्ट निकालेंगे तो इसकी प्रॉपर्टीज़ और कॉम्पोजिशन हमें अलग मिलेगी। इतना पार्ट निकालेंगे तो इसके कॉम्पोजिशन और प्रॉपर्टीज़ अलग मिलेंगी, तो दैट इज़ हेट्रोजीनस। और हम ये भी कहते हैं कि होमोजीनस में सिंगल फेज होता है थ्रू आउट। अगर लिक्विड फेज में है ना, होमोजीनस है तो वो थ्रू आउट लिक्विड होगा, सॉलिड है तो थ्रू आउट सॉलिड होगा, गैसियस है तो थ्रू आउट गैसियस होगा। बट हेट्रोजीनस क्योंकि उसकी कॉम्पोजिशन भी अलग है, प्रॉपर्टीज़ भी अलग है, तो फेज भी अलग हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि मैटर एक ही है बट उसमें एक जगह तो सॉलिड है और एक जगह लिक्विड है, ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है। एग्जाम्पल्स के थ्रू हम पढ़ेंगे तो हमें समझ आएगा ज़्यादा अच्छे से। देखो कैसे, होमोजेनस का आप एग्जाम्पल ले लो, वाटर है, थ्रू आउट यूनिफॉर्म है, ऐसा तो है नहीं कि आपको H2 उसमें अलग दिखेगा गैसियस फॉर्म में, ऑक्सीजन अलग दिखे गैसियस फॉर्म में, नहीं। कुछ मर्जी जितना मर्जी उठा लो वाटर, कहीं मर्जी से उठा लो, लिक्विड फॉर्म में सिंगल फेस में मिलेगा, ठीक है। सॉल्ट ले लो, हर जगह सॉलिड ही मिलेगा। एक आपने सॉल्ट का कंटेनर लिया, हर जगह आपको क्या मिलेगा, सॉलिड मिलेगा। वाटर हो गया एक तो इसका एग्जांपल, और एक हो गया सॉल्ट, ठीक है। और एग्जांपल ले लो इसका, एयर ले लो, पता चल रहा है कि इसमें अलग अलग गैसेस हैं, ठीक है। वाटर वेपर्स भी होती हैं इसमें तो, बट नहीं पता चल रहा, एक ही फेज में है क्योंकि होमोजीनस है। अब हेट्रोजीनस की बात करते हैं। हेट्रोजीनस में आप देख लो, आइस और वाटर है इनिशियल स्टेट में, हालांकि कुछ टाइम बाद जो है आइस पिघल जाएगी, वाटर में घुल जाएगी, लिक्विड हो जाएगा, वो होमोजीनस बन जाएगा। बट शुरुआत में वो क्या है, हेट्रोजीनस। आपको अलग से आइस सॉलिड फॉर्म में दिखेगी और वाटर लिक्विड फॉर्म में दिखेगा, ठीक है। तो ये हेट्रोजीनस हो गया। और एग्जांपल ले लो, आयरन एंड सल्फर, आयरन एंड सल्फर। आयरन और सल्फर में आपको आयरन अलग दिखेगी और सल्फर अलग दिखेगी, अलग अलग, हालांकि दोनों सॉलिड फेज में है, सॉलिड स्टेट में है, नॉट फेज। इसका मतलब ये नहीं, फेज का मतलब कि लिक्विड में सॉलिड होगा या लिक्विड में गैस होगी तो ही आप दो फेजेस मानोगे, नहीं। एक ही स्टेट सॉलिड सॉलिड इकट्ठे भी प्रेजेंट हो तो भी हेट्रोजीनस मिक्सचर हो सकता है,
जैसा कि आयरन और सल्फ़र के केस में हुआ। सॉलिड सॉलिड है बट अलग से आपको दोनों चीज़ें दिख जाएंगी। सैंड है, सैंड में कितने सारे पार्टिकल्स होते हैं, सब सॉलिड है बट अलग से आपको पता चल जाएगा, अच्छा अब सैंड आ गई, अब सिल्ट आ गई, अब थोड़ी सी क्ले आ गई। तो ये होता है हेट्रोजेनस मिक्सचर। और फेज़ का मतलब भी यही है कि अगर तो फेज़ क्या है, अपने अंदर अगर उसकी बात करें तो वो होमोजीनस है, ठीक है, within it self, but different from other phase, ठीक है। अपने अंदर अंदर तो वो होमोजीनस होगा बट ये एक फेज़ है, ये एक फेज़ है, इससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगा और इसका स्टेट के साथ कोई लेना देना नहीं है। फेज़ और स्टेट में आप कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो, ठीक है। जिसकी मतलब कि इस फेज़ में प्रॉपर्टीज़ और कॉम्पोजिशन थ्रू आउट सेम है, यानी कि मेन हम इसमें भी जो होमोजेनस में देख रहे हैं प्रॉपर्टीज़ और कॉम्पोजिशन, वही हम इसमें देखेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ एंड कॉम्पोजिशन देखेंगे एक फेज़ में, थ्रू आउट अंदर अंदर सेम होगी प्रॉपर्टीज़ और कॉम्पोजिशन, ठीक है। अब उसके बाद हम आ जाते हैं कि ये तो हमने होमोजेनस की बात कर ली, हेट्रोजेनस की बात कर ली, बट अगर हम एक और थोड़ा साइंटिफिक वे में इसकी क्लासिफिकेशन की कोशिश करें ना मैटर की, तो हम 3 और क्लासेस में डिवाइड करते हैं। होमोजेनस हेट्रोजेनस को छोड़ दो, वो हो गई, वो एक टाइप की क्लासिफिकेशन थी, केमिकल क्लासिफिकेशन की एक टाइप। दूसरी टाइप आते हैं, इसमें हम एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स में उसको क्लासिफाई करते हैं। अब आता है, जैसे अब हमने जब होमोजेनस और हेट्रोजेनस को एक्सप्लेन किया था तब हमने बात की फेज़ की, कि अगर फेज़ सिंगल है तो होमोजेनस, 2 है या 2 से ज़्यादा है तो हेट्रोजेनस। अब अगर हम फेज़ की जगह सब्सटेंस वर्ड यूज़ करें तो क्या होगा, एलिमेंट क्या होगा, प्योर। सबसे पहले तो एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर के बारे में बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्योर सब्सटेंस के बारे में। प्योर सब्सटेंस क्या होता है, प्योर सब्सटेंस ऑब्वियसली नाम से ही पता चल रहा है, जिस सब्सटेंस में सिर्फ एक ही सब्सटेंस हो, एक ही मटेरियल हो, एक ही टाइप का सब्सटेंस हो, सिंगल, वो हो गया प्योर सब्सटेंस, ठीक है। और अगर उसमें एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं तो वो आ जाता है मिक्सचर्स के कैटेगरी में। उसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे, मिक्सचर्स के बारे में। पहले एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बारे में थोड़ा डिटेल में हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब प्योर सब्सटेंस की ही आगे क्लासिफिकेशन है एलिमेंट एंड कंपाउंड, ठीक है। एलिमेंट क्या हो गई, सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई प्योर सब्सटेंस की, जिसको हम ना ही तो डिवाइड कर सकते हैं एलिमेंट को और ना ही बना सकते हैं सिंपलर सब्सटेंसेस से, ठीक है। और इसमें एक ही तरह के पार्टिकल होते हैं, ये बात में आएगा, जिसको हम ना ही तो बना सकते हैं और ना ही उस एलिमेंट को फर्दर तोड़ सकते हैं। हालांकि ये जो डेफिनेशन है ना एलिमेंट की, वो अब इनकरेक्ट हो गई है, केमिस्ट ने इसको इनकरेक्ट घोषित कर दिया है। क्यों ऐसा, इसलिए क्योंकि अब जो है हम एलिमेंट को फर्दर तोड़ भी सकते हैं और उसको सिंथेसाइज भी कर सकते हैं। एटम और मॉलिक्यूल की डिस्कवरी हो गई ना, तो एलिमेंट को हम एटम में तोड़ सकते हैं, मॉलिक्यूल में तोड़ सकते हैं, एलिमेंट को सॉरी, और
एटम और जिनने तोड़ा है, अगर तोड़ सकते हैं तो ऑब्वियसली एटम और मॉलिक्यूल से हम इसको बना भी सकते हैं। तो अब इसकी जो डेफिनेशन है वो चेंज होकर ये हो गई है कि एलिमेंट वो प्योर सब्सटेंस है जिसमें सिर्फ एक तरह के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। और वो पार्टिकल एटम भी हो सकते हैं, एटॉमिक फॉर्म में भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी हो सकते हैं। वो हम इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर तो एक एलिमेंट है, सपोज़ कोई भी एलिमेंट है, आप ले लो H2 है। अब आप H को तो एलिमेंट कहोगे नहीं, क्योंकि एलिमेंट होता है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। तो H तो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, तो एलिमेंट क्या हो गया हमारा H2, ठीक है। अब H2 को तो हम तोड़ भी सकते हैं H+H में, है ना, और H+H से इसको बना भी सकते हैं H2 को। यानी कि ये वाली जो डेफिनेशन थी वो गलत हो गई, सेकंड वाली हमारी सही प्रूव हुई, है ना। अब ये जो H और H है ये क्या हो गए, इसके एटम्स हो गए, H और H। सिमिलरली सपोज़, हालांकि एटम और मॉलिक्यूल के बारे में हम आगे पढ़ेंगे तो तभी डिस्कस करेंगे डिटेल में सारा। अभी हम सिर्फ एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में बात करते हैं। तो एलिमेंट की मेन आपको ये था कि पुरानी डेफिनेशन और मॉडर्न डेफिनेशन समझ आ जानी चाहिए, वो मेरे ख्याल से अब समझ आ गई होगी। तो उसके बाद हम बात करेंगे कंपाउंड्स की, ठीक है। कंपाउंड्स के बाद आ जाएंगे मिक्सचर्स में कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है। मिक्सचर में वही आ जाता है, होमोजेनस मिक्सचर, हेट्रोजेनस मिक्सचर, नथिंग बिग। मेन हमारे पास जो है, हमने स्टडी करना है कंपाउंड के बारे में, ठीक है। एलिमेंट हो गए, एलिमेंट के एग्जाम्पल कर लिए, हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, सल्फ़र हो गया, आयरन हो गया, लेड हो गया, गोल्ड, मरकरी, ये सब जो है एलिमेंट के एग्जाम्पल है। अब इनमें से हाइड्रोजन है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, आयरन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। तो आयरन का एलिमेंट भी Fe है, एटम भी Fe है ना। और अगर यही हम कार्बन की बात करें तो कार्बन भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, उसका एलिमेंट भी Fe है, एटम भी Fe है। गोल्ड भी एग्जिस्ट कर सकता है, सल्फ़र नहीं एग्जिस्ट कर सकता। सल्फ़र अपनी S4 स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, मिनिमम जितना वो एग्जिस्ट कर सकता है, यानी कि वो अपनी एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। यानी कि उसका एलिमेंट क्या होगा, S4, और उसका एटम होगा S, ठीक है। और अगर बहुत सारा सल्फ़र प्रेजेंट है तो उसका मॉलिक्यूल हो जाएगा S4। वो डिटेल में अभी आएगा, अभी आपको शायद नहीं समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास आता है ये एग्जांपल्स कर रहे थे हम, ये एलिमेंट के एग्जांपल्स हो गए, ठीक है। तो अब हमें ये भी पता है कि हमारे पीरियोडिक टेबल में अब एट अ टाइम 117 एलिमेंट्स हैं। तो जो ये था कि एलिमेंट्स को हम बना भी नहीं सकते, तो अब उनके खुद के पार्ट से तो बना ही सकते हैं। अब आप कहोगे कि गोल्ड तो AU की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, उसको कैसे तोड़ोगे या बनाओगे। बट बहुत से एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जो ह्यूमन ने न्यूक्लियर रिएक्शंस के थ्रू बनाए हैं, आर्टिफिशियल है, नेचुरल नहीं है, नेचर से हमें नहीं मिले हैं। जो हमारे पास 117 है ना, उनमें से आप ये मान लो 90% ही नेचर से मिले हुए हैं। जो 10% है ना, वो हमने खुद बनाए हुए हैं न्यूक्लियर रिएक्शन से, इंसान ने, ठीक है। तो आप ये नहीं कह सकते कि एलिमेंट्स को बना नहीं सकते, ठीक है। तो उसके बाद हम बात कर रहे थे कंपाउंड्स की, ठीक है। कंपाउंड्स जो है, कंपाउंड्स भी प्योर सब्सटेंस की ही क्योंकि टाइप है, तो कंपाउंड भी प्योर सब्सटेंस है जिसमें, क्योंकि एलिमेंट के बाद आता है, एलिमेंट से बड़ा है, तो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट होंगे कंबाइंड फॉर्म में और फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास में,
और इसकी पहली डेफिनेशन में ही है कि हम इसको डिकम्पोज भी कर सकते हैं इसके एलिमेंट्स में, और इसके एलिमेंट्स से हम इसको बना भी सकते हैं। और एक इसका ये होता है कि जो केमिकल मेथड से हो सकता है, फिज़िकल मेथड से कोई कंपाउंड ना बन सकता ना टूट सकता। और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है ना वो इसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से बिल्कुल डिफरेंट होती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लो वाटर का, H2O का एग्जांपल ले लो। ठीक है, H2O है, एक उसमें क्या है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और एक उसमें क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन। ठीक है, अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात करें तो इसको सिंपली इलेक्ट्रोलिसिस करो वाटर की, वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन में टूट जाता है। एसिडिफाई कर दो वाटर को, जो भी है टूट जाएगा। ऑक्सीजन जो है वो कंबशन में हेल्प करती है, बट वाटर अगर फायर के ऊपर डाल दें, आग के ऊपर, तो वो बुझा देता है। यानी कि उसके कंस्टिट्यूएंट से कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। और अब एक हमने यहाँ पर बात की थी कि वो फिक्स्ड प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, H2O का ये एग्जांपल ले लो। H का एटॉमिक वेट क्या है, H2 का 2 हो गया, और O का क्या हो जाएगा 16। तो 2:16 फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास है ना, तो 2:16 करोगे 1:8। वाटर आप कहीं से ले लो, तालाब से ले लो, अपने RO से ले लो, ओशियन से ले लो, किसी लेक से ले लो, किसी वेल से ले लो, टूटी से ले लो, कहीं मर्जी से ले लो, आपको उसका प्रोपोर्शन 1:8 ही मिलेगा। H2O ही मिलेगा, वाटर कहीं पर भी H3O या HO2 नहीं होगा। It will be always H2O you will get। ओके, अब जो एलिमेंट है, कंपाउंड है, इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन भी है। एलिमेंट जो है, एलिमेंट 3 टाइप्स के हैं। हम एलिमेंट्स तो वही है ना जो पीरियोडिक टेबल में है हमारे सारे, तो ये 3 टाइप के हैं। बताइए हमें कौन से 3 टाइप्स हैं हमारे। ये है मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। सिंपल, मेटल्स कौन से हो जाएंगे, जो लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे, यानी कि लस्टर पोजेस करेंगे, है ना। गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होंगे, और मेलिएबल होंगे। मेलिएबल यानी कि अगर हम उसको हथौड़े से मारें ना तो वो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे इजीली। डक्टाइल होंगे, डक्टाइल यानी कि उनको हम इजीली वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर कोशिश करें तो। ये जो 2 टर्म्स है ना, मेलिएबल और डक्टाइल, ये आपको याद रखनी है, आगे बहुत यूज होंगी +1 +2 में तो। ठीक है, और ये जो होते हैं ना, ये सॉलिड की फॉर्म में होते हैं रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एक एक्सेप्शन है इसकी, मरकरी। मरकरी सॉलिड फॉर्म में नहीं होता, रूम टेम्परेचर में, थर्मोमीटर में होती है ना, लिक्विड फॉर्म में तभी तो ऊपर चढ़ जाती है। और इनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, मास वॉल्यूम रेशियो इनका ज़्यादा होता है, मास ज़्यादा है, वॉल्यूम कम है। एग्जाम्पल कॉपर, सिल्वर, जिनके पीछे IUM लगता है ना, मोस्टली वो सब मेटल्स ही होते हैं। उनके एडिशन में और भी होते हैं। 65% हमारे जो एलिमेंट्स हैं ना पीरियोडिक टेबल में, वो मेटल है। गोल्ड है, मेटल है, एल्यूमिनियम है, ये सब मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स क्या हो जाएंगे, मेटल के बिल्कुल अपोजिट, लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे, लस्टर नहीं होगा। एक एक्सेप्शन है आयोडीन, वो लाइट रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, ये ब्रिटल होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं, ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। एक एक्सेप्शन है कार्बन का, एक एलोट्रोप ग्रेफाइट, वो एक कंडक्ट करता है हीट इलेक्ट्रिसिटी, उसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर, तो वो कर देता है। और ये तीनों स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अगर आप सल्फ़र, फॉस्फोरस की बात कर लो, ये सॉलिड है रूम टेम्परेचर पे। ब्रोमीन की बात कर लो, लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब क्या है, गैसेस है। मेटलॉइड्स होती है थर्ड कैटेगरी, जिसके पास दोनों की इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जो हमारे लैंथेनाइट, एक्टिनाइड्स आ जाते हैं ना, वो मोस्टली मेटलॉइड्स हैं। आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये सब। ठीक है,
और उसके बाद हम कंपाउंड्स का भी क्लासिफिकेशन की बात कर रहे थे। कंपाउंड्स के हमने एग्जांपल तो कर लिए थे, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब एग्जांपल्स हैं कंपाउंड के। कंपाउंड की क्लासिफिकेशन की बात कर रहे थे हम। कंपाउंड की क्लासिफिकेशन हो जाएगी ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और इनकी दो आगे अलग केमिस्ट्रीज आती हैं बीएससी में। बैचलर्स करोगे अगर आप में से कोई, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अलग और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अलग। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ऑर्गेनिक क्यों कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की केमिस्ट्री है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्यों कहते हैं? क्योंकि वो सब कंपाउंड्स हमने प्लांट्स और एनिमल से डेराइव किए हैं और उन सब में कार्बन है अलॉन्ग विद और कोई भी एलिमेंट हो सकता है, हाइड्रोजन भी होता है मोस्टली, साथ में कोई हेट्रो एटम। कार्बन हाइड्रोजन के अलावा अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई एलिमेंट प्रेजेंट है ना, तो एटम प्रेजेंट है तो उसको हम हेट्रो एटम कहते हैं। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर या कोई भी हेलोजन हो गया, वो सब हो गए, ठीक है। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिनके ऊपर बेस्ड है, वो होते हैं मिनरल्स और रॉक से ऑब्टेन जो हमने किए होते हैं, ठीक है। इनमें कोई कंपल्शन नहीं होती कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, नहीं होगा, दैट इज़ नॉट कंपल्शन इन दीज केसेस, ठीक है। तो उसके बाद ये हो गया, हमने एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बारे में इनफ पढ़ लिया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मिक्सचर। मिक्सचर के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है हमारे पास पढ़ने को। मिक्सचर के बारे में बस यही है जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं। वो एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, किसी भी प्रोपोर्शन में प्रेजेंट हो सकते हैं। कंपाउंड की तरह इसका फिक्स प्रोपोर्शन होना ज़रूरी नहीं है, किसी भी प्रोपोर्शन में ये प्रेजेंट हो सकते हैं। और ये कंपाउंड से बिल्कुल अपोजिट है। कंपाउंड में क्या था कि प्रॉपर्टीज़ जो थी ना, वो बिल्कुल डिफरेंट थी उसके एलिमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स से, और इसकी प्रॉपर्टीज़ इंटरमीडिएट होती है इसके एलिमेंट्स से, ठीक है। और हम इसको इजीली सेपरेट आउट कर सकते हैं इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में सिंपल फिज़िकल, बहुत ही सिंपल फिज़िकल मेथड से। एग्ज़ाम्पल देख लो, होमोजीनस मिक्सचर का अगर हम एग्ज़ाम्पल देखें, मैंने बताया था होमोजीनस और हेट्रोजीनस में डिवाइडेड होते हैं। होमोजीनस का एग्ज़ाम्पल ले ले तो शुगर सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशंस होते हैं ना वो सब मिक्सचर्स में आते हैं, ठीक है। प्योर सब्सटेंसेस तो क्योंकि प्योर है तो वो होमोजीनस होंगे, यानी कि अब तक जो हमने एलिमेंट कंपाउंड पढ़े वो होमोजीनस थे, जो होते हैं वो होमोजीनस में आ जाएंगे। और जो भी है हमारे मिक्सचर्स, जैसे गन पाउडर हो गया, गन पाउडर में कार्बन होता है, सल्फ़र होता है, नाइट्रे होता है, ये सब क्या है, हेट्रोजीनस है। इनके अलग अलग फेजेस में आपको ये दिखेंगे, ठीक है। होमोजीनस का एग्जांपल तो हमने पहले भी बहुत किए थे, एयर, सॉल्ट इन वाटर, या फिर ब्रास। अगर सॉलिड का लेना है आपने एग्जांपल तो ब्रास एलॉय होता है, जो कि क्या क्या होता है इसमें, कॉपर और जिंक, ये होमोजीनस है। और हेट्रोजीनस में तो आपके वही आ जाएंगे, गन पाउडर आ जाएगा जिसमें कार्बन और सल्फ़र होगा, या फिर आप स्मोक ले लो, ठीक है। स्मोक में क्या कुछ होता है, एक तो कार्बन पार्टिकल्स होते हैं और साथ में एयर तो होती है, तो ये भी हेट्रोजीनस में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मिक्सचर के बारे में। और हाँ, ये भी होता है कि मिक्सचर में जो होमोजीनस है ना, इसके जो भी हमारे इसके अंदर पार्टिकल्स है ना होमोजीनस के अंदर, ये नॉट विजिबल विद नेक्ड आइज होते हैं। और जबकि अगर आप हेट्रोजीनस की बात करो ना, तो वो विजिबल हो जाते हैं नेक्ड आई से।
और माइक्रोस्कोप के नीचे तो पक्का ही दिख देंगे, अगर नेक्ड आई से नहीं भी दिखते तो। होमोजीनियस में हमने शुगर सॉल्यूशन की बात की, वो आपको दिख जाएगा, शुगर अलग और उसमें पानी अलग नहीं दिखेगा। होमोजीनियस में नहीं दिखता है वो, मतलब कि उसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, उसके एलिमेंट्स वो नहीं दिखते। कैरोसिन ऑयल में आपके पास अलग अलग ऑयल्स हैं, बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स हैं, दिखते हैं अलग अलग, नहीं दिखते हैं। ठीक है, हेट्रोजीनियस में तो आप स्मोक ले लो, उसमें तो आपको दिख जाते हैं ना, कार्बन के छोटे छोटे पार्टिकल्स दिख जाते हैं। ठीक है, ऑयल ले लो, ऑयल को आप सामने आपकी आंखों से तो आपको नहीं दिखेगा नेक्ड आई से तो, बट माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे ना, तो उसमें अगर कैरोसिन ऑयल ले रहे हो ना, तो उसके जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो आपको दिख जाएंगे। ठीक है, तो ये था होमोजेनस और हेट्रोजेनस में। और एक हेट्रोजेनस का एक हमारे पास एग्जांपल है, जिससे आपको हेट्रोजेनस बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, बिल्कुल इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ उसमें डिस्कस हो जाएंगी। तो मिक्सचर की ही सारी प्रॉपर्टीज़ में डिस्कस हो जाएंगी। तो हम जो हमारे पास एग्जांपल है वो है आयरन प्लस सल्फ़र प्लस में कॉमन सॉल्ट जो होता है हमारा। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, ये तीनों हमें, अगर हम इनको देखना चाहें तो हमें नेक्ड आई से विजिबल है। प्रॉपर्टी मिक्सचर की ये फुलफिल हो गई। दूसरा, हम इसको किसी भी प्रोपोर्शन में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये भी हो गया। और तीसरा, हम इसको फिज़िकल मेथड्स से सेपरेट आउट भी कर सकते हैं। कैसे? आयरन को आप कर लो मैग्नेट से, इसको कर लो आप सॉल्युबिलिटी से। ठीक है, सल्फ़र क्योंकि जो होता है ना वो CS2 में अच्छा से सॉल्युबल होता है, और उसके बाद लास्ट में क्या रह जाएगा, सॉल्ट, या फिर इसको भी करना है तो इसको H2O में कर दो सॉल्युबल। इससे फिज़िकल मेथड से ये ईज़िली वो हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, और उसके बाद हम इसको फ़िल्टर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन का एक क्विक रिव्यू लेते हैं हम और फटाफट, और फिर उसके बाद एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन बस देखेंगे क्या क्या क्लासीफाई हुआ है। मैटर को दो में हमने क्लासीफाई किया, फिज़िकल और केमिकल। फिज़िकल था कि वो स्टैंडर्ड कंडीशंस में कैसे होता है, केमिकल था केमिकल रिएक्शन में कैसे रिस्पॉन्ड करता है। फिज़िकल में हमने सॉलिड, लिक्विड, गैस में किया था। सॉलिड में डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट शेप। लिक्विड में नो डेफिनेट शेप बट डेफिनेट वॉल्यूम। गैस में नो डेफिनेट शेप एंड नो डेफिनेट वॉल्यूम। यहाँ पर ख़त्म हो गई थी फिज़िकल। केमिकल लंबी चली थी। केमिकल को पहले हमने होमोजीनस और हेट्रोजीनस में किया था। होमोजीनस में एक ही फेज़ था, हेट्रोजीनस में 2 या 2 से ज़्यादा फेजेस थे। प्योर, फिर एक और क्लासिफिकेशन की थी प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर में। प्योर सब्सटेंसेस जिनमें एक ही तरह के सब्सटेंसेस हों, सब्सटेंस हमने इसमें लिया था फेज़ की जगह। और मिक्सचर में जब एक से ज़्यादा तरह के सब्सटेंसेस हों, तरह के, एक से ज़्यादा सब्सटेंस, एक ही तरह के टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस फिर आगे थे हमारे कंपाउंड्स और एलिमेंट्स। एलिमेंट्स जो थे और कंपाउंड्स से ये सब होमोजीनस थे। ठीक है, एलिमेंट्स जो थे वो था कि पहले था कि हम उसको ना बना सकते हैं ना तोड़ सकते हैं, बट बाद में हमने एलिमेंट्स की जो है डेफिनेशन चेंज की थी। एलिमेंट कोई भी प्योर सब्सटेंस है जिसमें सिर्फ एक तरह के पार्टिकल्स हों, है ना। और उसके बाद हमने कंपाउंड की बात की थी। कंपाउंड में ये था कि एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, एटम मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। एटम मॉलिक्यूल का डिटेल अभी हमने करनी है। और मिक्सचर हमने 2 तरह के पढ़े थे, होमोजीनस और हेट्रोजीनस। होमोजीनस में सॉल्यूशंस आ गए थे, शुगर सॉल्यूशन या और सॉल्ट सॉल्यूशन ये सब। और हेट्रोजीनस में हमारे
अलग अलग आ गए थे गन पाउडर वगैरह, जिनको मतलब कि नेक्ड आइज से हम इजीली देख सकते थे, हम माइक्रोस्कोप के नीचे तो देख ही सकते थे। और फिर कंपाउंड्स की भी हमने आगे क्लासिफिकेशन की थी, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मैंने मिनरल्स और रॉक्स की बात की थी, उससे जो निकलते हैं, और ऑर्गेनिक में जो हम प्लांट्स और एनिमल्स से ऑब्टेन करते हैं। ओके, तो ये हो गया क्लासिफिकेशन का एक ब्रीफ रिव्यू। अब आता है इस वीडियो का लास्ट टॉपिक, दैट इज़ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एक जो इसमें से जो टॉपिक किया हमने अभी तक, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स और मिक्सचर वाला, इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कंपाउंड और मिक्सचर में डिफरेंस। तो वो अब आप इजीली लिख सकते हो कि मैंने काफ़ी पॉइंट्स बताए हैं, साथ के साथ डिफरेंस करके भी आपको बताया है। तो मिक्सचर में ये होता है कि वो किसी भी रेशियो में प्रेजेंट हो सकते हैं, कंपाउंड में एक फिक्स रेशियो होता है। मिक्सचर जो है वो होमोजीनस भी हो सकते हैं, हेट्रोजीनस भी हो सकते हैं, कंपाउंड कंपल्सरीली होमोजीनस होते हैं। मिक्सचर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो उसकी कांस्टेंट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके मिडवे होती है, बट कंपाउंड की डिफरेंट होती हैं बिल्कुल ही। और जो मिक्सचर है उसके हम सिंपल मैकेनिकल मेथड से इजीली सेपरेट कर सकते हैं, कंपाउंड को नहीं कर सकते हम, केमिकल मेथड्स ही हमें लगेंगे, एनर्जी लाइट लगेगी हमारे पास, हीट लगेगी। मिक्सचर में क्या है, वो फिज़िकल चेंज से बन जाता है मिक्सचर, कंपाउंड बिना केमिकल चेंज के बनता ही नहीं है। मिक्सचर जब बनता है तब कोई हीट नहीं इवॉल्व होती, ना यूज़ होती, ना लाइट ना एनर्जी। बट कंपाउंड की फॉर्मेशन में क्योंकि केमिकल फॉर्मेशन हो रही है, सब कुछ चाहिए भी और सब कुछ इवॉल्व भी होता है। और मिक्सचर के जो ये पॉइंट था कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है ना मिक्सचर का, वो शार्प नहीं होता। मिक्सचर का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट नॉट शार्प। और कंपाउंड की बात करें तो उसका क्या होता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड ये इसके शार्प होते हैं। ये पॉइंट रह गया था ऐड करने का, ये हमने कर दिया, अच्छा हुआ हमने डिस्कस कर लिया इसको, तो ये हमारा पॉइंट ऐड हो गया। अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट टॉपिक की, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में हालांकि हम जब हमने एलिमेंट्स और कंपाउंड्स पढ़े थे तो बहुत कुछ डिस्कस कर लिया था, बट स्टिल कुछ और डिस्कस भी हम करेंगे। तो एटम क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी एलिमेंट का। अगर एलिमेंट आयरन भी है ना तो उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है, आयरन ही है, तो वो एलिमेंट भी है और वो एटम भी है, ठीक है। और ये है कि एटम जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। एलिमेंट जो था वो नेसेसरीली इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस थी उसकी ज़रूरी। H2 है, अगर वो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकता तो वो एलिमेंटल फॉर्म में, मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। बट जब वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा तभी हम उसको एलिमेंट कहेंगे। ये था है ना एलिमेंट के केस में। बट एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। आयरन है, वो एटम फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं, बट ऑक्सीजन के एटम्स फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, हाइड्रोजन के एटम्स फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। और अब फिर मॉलिक्यूल की बात करते हैं। तो मॉलिक्यूल क्या है, एलिमेंट का वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो जिसके लिए कंपल्सरी है कि वो उसको फ्रीली एग्जिस्ट करना पड़ेगा, दैट शुड बी कैपेबल ऑफ एग्जिस्टिंग फ्रीली। जैसे कि H2 है, H2 एलिमेंट भी है और मॉलिक्यूल भी है, बट एटम नहीं है, उसका एटम है H, तो दैट इज़ कि वो मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल जो है उसका वो H2 है, हाइड्रोजन का, क्योंकि स्मॉलेस्ट पार्ट उसका वही है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। H2O की बात करें तो उसका जो H2 है वो भी एक मॉलिक्यूल है, बट O जो है इसका वो एटम है, वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकता क्योंकि O O2 की फॉर्म में फ्रीली एग्जिस्ट करेगा।
ठीक है, ये हो गया। नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन भी फ्रीली एग्जिस्ट जो है वो N2 की फॉर्म में करेगा, एटॉमिक फॉर्म में वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो ये जो है ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए। अब क्या है, हमने मॉलिक्यूल्स को भी आगे 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। वो कैटेगरीज क्या है, पहली तो है मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, और दूसरी है मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं। देखो, एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट की बात की थी हमने, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट थे। H2O जो था उसमें जो हमने बात की थी वो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड था, ठीक है। तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट की हम बात करें, H2O की भी हम बात करेंगे कंपाउंड वाले में डिटेल में। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट की बात करें तो इसमें सिर्फ एक ही तरह के एटम होंगे, जैसे कि हाइड्रोजन था, ओनली वन काइंड ऑफ एटम, जैसे कि H2 था, N2 हो गया, O2 हो गया, ये हो गए मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, ठीक है। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड में क्या होता है, वो डिफरेंट एटम्स होते हैं, मेड अप ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स भी हो सकते हैं इसमें, और एटम्स भी हो सकते हैं कंपाउंड जो मॉलिक्यूल के होते हैं उसमें। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि एक ही तरह के एलिमेंट्स, एक ही तरह के कंपाउंड एटम्स होंगे, नहीं। H2O की हमने बात की थी, है ना। H2O देख लो, अब बहुत बड़ा सागर है, उसमें H2O तो बहुत सारे हैं, बट मॉलिक्यूल तो H2O ही है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि सारे को मिला के एक मॉलिक्यूल बनेगा, या फिर H2O को तोड़ देंगे, H2O एक मॉलिक्यूल हो, नहीं। H2O एक मॉलिक्यूल है, समझ रहे हो बात को। बहुत सारा पानी है हमारे पास, उसका मॉलिक्यूल, आप ये नहीं कहोगे कि H2O है, H2O को फर्दर तोड़ दोगे, नहीं, वो तो फिर हाइड्रोजन ऑक्सीजन बन जाएगा, वो H2O थोड़ी रहेगा, पानी नहीं रहेगा। वो तो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड कहाँ से होगा, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट बन गया वो तो फिर से। तो उसका जो मॉलिक्यूल होगा वो होगा H2O। सिमिलर वे में है HF, उसका भी मॉलिक्यूल हो जाएगा HF ही होगा। HF, बहुत सारा HF है आपके पास एक बीकर में, बट उसका मॉलिक्यूल तो HF ही है ना, ठीक है। जो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट होता है ना वो होमो एटॉमिक होता है, या फिर आप होमो न्यूक्लियर कह सकते हो। और इसका मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड का देखो, H2O आ गया, HF आ गया, हेट्रोएटॉमिक हो गया, ये होता है हेट्रोएटॉमिक या फिर हेट्रो न्यूक्लियर। ठीक है। अब फर्दर ये भी होता है कि अगर मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट में एटम्स कितने प्रेजेंट है, अगर तो एक है तो उसको हम कह देंगे मोनो एटॉमिक, ठीक है। अगर 2 हैं तो उसको हम कह देंगे डाई एटॉमिक एटम्स, 3 है तो कह देंगे ट्राई एटॉमिक, 4 के लिए टेट्रा आ जाएगा, 5 के लिए पेंटा आ जाएगा, सो। और ऐसा ही हेट्रो के केस में है। अब ये नहीं देखोगे कि H2 के 2 है तो डाई एटॉमिक फॉर H एंड मोनो एटॉमिक फॉर O, नहीं, कंबाइन देखोगे, ये हो जाएगा ट्राई एटॉमिक, डाई एटॉमिक। सिमिलर केस है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड में, है तो आखिर मॉलिक्यूल ही ना,
और ये जो ट्राई एटॉमिक, डाई एटॉमिक, मोनो एटॉमिक, पेंटा एटॉमिक, टेट्रा एटॉमिक की हमने बात की है ना, ये सब है दैट एटॉमिसिटी, इसको हम कहते हैं एटॉमिसिटी। कितने एटम्स प्रेजेंट है एक एटम में, वो हमारी एटॉमिसिटी। तो यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू फ्रेंड्स। हमारे अगली वीडियो में हम जो एसआई यूनिट्स हैं और कन्वर्जन्स हैं और जो भी हैं यूनिट्स हैं और जो हमारे सब्सिडरी यूनिट्स हैं, बेस 7 जो हमारे 7 बेस यूनिट्स हैं, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। सो ओवर फॉर नाउ, थैंक यू।